तो काम शुरू कर दे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे, मैं भूल ही गया लास्ट। कालीबंगा के बारे में बात हो रही है हमारी, है ना? ठीक है। तो कालीबंगा के बारे में अपन ने लगभग बहुत सारी बातें जो है वो लिख दी है। दो चार बातें अपनी और बच जाती है कालीबंगा को लेकर। देखो क्या है कि हम जो है वो किस सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं? कालीबंगा के बारे में। अब तो क्या है कि कालीबंगा से संबंधित कुछ क्या है अन्य केंद्र, मतलब है वो सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता किस बड़े शहर से जुड़े हुए हैं? कालीबंगा से। जैसे क्या है वो देखो कि इस कालीबंगा से जुड़ा हुआ एक जगह इसका कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा से जुड़ा हुआ इसका एक जगह जो है वो कौन सा है, इससे जुड़ा हुआ एक जगह जो है वो कौन सा भी है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक जगह जो है कौन सा भी है, पीलीबंगा। इससे जुड़ा हुआ एक केंद्र कौन सा भी है, इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक केंद्र कौन सा भी है, और इससे जुड़ा हुआ एक केंद्र कौन सा भी है। तो जगह का नाम क्या बताओगे? सौंथी बताओगे, ठीक है। यानी ये सारे के सारे स्थल जो है वो किस सभ्यता के पार्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के किस बड़े नगर से जुड़े हुए हैं? तो किस बड़े नगर से जुड़े हुए हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं? ये कालीबंगा से। यानी कालीबंगा बड़ा शहर है, उससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे गांव और है। तो ये रंगमहल, बड़ोपर, डोवरी, पीलीबंगा, थेड़, ये ऊपर का 5 जगह एक ही जगह है। कहां है ये बरौर नाम का जो जगह है वो कहां है? श्री गंगानगर। और सौंथी नाम का जो जगह है वो कहां है? तो सौंथी नाम का जगह जो है वो कहां है? बीकानेर। हम इसमें केवल रंगमहल के बारे में लिखेंगे और एक किसके बारे में लिखेंगे? 2 जगह के बारे में लिखेंगे। तो लिखो, देखे उस दिन से आगे लिखो कालीबंगा से संबंधित अन्य केंद्र, कालीबंगा से संबंधित अन्य केंद्र, कालीबंगा से संबंधित अन्य केंद्र। कालीबंगा से संबंधित अन्य केंद्र लिखो रंगमहल, रंगमहल, बड़ोपल, रंगमहल, बड़ोपल, डोवरी, रंगमहल, बड़ोपल, डोवरी, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, डोवरी, पीलीबंगा, थेहड़। ये ऊपर की 500 जगह जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़। रंगमहल, बड़ोपल, डोवरी, पीलीबंगा, थेहड़, हनुमानगढ़। नेक्स्ट लिखो बरौर। बरौर कहां है? श्री गंगानगर। और एक लिखो सौंथी। सौंथी कहां है? तो बीकानेर। सौंथी जो है वो कहां है? बीकानेर। सौंथी, बीकानेर। और जिसने लिख लिया है वो लोग फर्स्ट लिखो रंगमहल। बीकानेर, सौंथी, बीकानेर। बड़े यहां से आगे अभी अपन, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि हम इस कालीबंगा का एक केंद्र ऐसा है, और कालीबंगा का जो एक केंद्र है वो कौन सा है? रंगमहल। तो एक तो हमारा काम ये हो जाता है कि रंगमहल की लोकेशन कहां है? हनुमानगढ़। अब रंगमहल के बारे में खास क्या वो देखो। तो पहला तो इतना सीधा प्रश्न कि किस सभ्यता का केंद्र है, तो तुम्हें पता होना चाहिए किस सभ्यता का पार्ट है? कालीबंगा। इसके अलावा एक आदमी ऐसा है जिसने रंगमहल की क्या की है? ये एक बार बड़े एग्जाम में केवल एक ही बार प्रश्न बना हुआ कि रंगमहल का खोजकर्ता कौन है। तो आदमी का नाम क्या बताओगे? प्रोफेसर हन्ना रीड। और प्रोफेसर हन्ना रीड ने किस स्थल का पता लगाया? अब यहाँ क्या है वो देखो कि हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन कि कालीबंगा के लोगों का प्रमुख क्या है व्यवसाय? कौन सा भाई? इनका जो मुख्य पेशा है वो क्या बनाना है? मृदबान। मृदबान यानी मिट्टी का बर्तन बनाना। क्या बनाना है?
और कालीबंगा के लोगों का जो सबसे बड़ा काम है वो मिट्टी का बर्तन बनाना। अपन ढूंढ रहे थे कि मिट्टी का बर्तन तो और कोई बना सकता, फिर भी कालीबंगा के लोगों का ये बड़ा काम क्यों है, तो वो विशेषता यहाँ छुपी हुई है। कहां छुपी हुई है? और कालीबंगा के मिट्टी के बर्तन इतने जोरदार थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तक बिकने जाते थे। अब वो क्या विशेषता थी वो देखो कि कालीबंगा के लोगों ने सिंपल सा क्या बनाया, मिट्टी का बर्तन। अब कालीबंगा के लोगों ने जो मिट्टी का बर्तन बनाया, कालीबंगा के लोगों ने उस मिट्टी के बर्तन को कहां पार्सल कर दिया, और कालीबंगा का मिट्टी का बर्तन जो है अब कहां पहुंच गया है, रंगमहल। तो रंगमहल के लोग क्या करेंगे कि रंगमहल के लोग कालीबंगा की मिट्टी के बर्तन को सबसे पहले कौन से कलर में पेंट कर देंगे, और रेड कलर में पेंट करने के बाद उस पर किस कलर की डिजाइन या चित्रकारी कर देंगे, ब्लैक कलर की। यानी कालीबंगा के मिट्टी के बर्तनों को रंगमहल के अंदर रंगा जाता था। कालीबंगा के मिट्टी के बर्तनों को कहां रंगा जाता है, और इस जगह का नाम भी देखो क्या रखा गया, रंग और महल। यानी कालीबंगा के मिट्टी के बर्तनों को यहाँ रंगा जाता था, इसलिए इस स्थल का नाम ही क्या पड़ गया। और रंगमहल के निवासी कालीबंगा के मिट्टी के बर्तनों को सबसे पहले कौन से कलर से पेंट करेंगे, और उसके ऊपर किस कलर की डिजाइन या चित्रकारी कर देंगे, ब्लैक कलर की। अब मिट्टी का बर्तन कैसा लगेगा, मस्त तो ठीक है, आकर्षक लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा सा, कि पहले तो मिट्टी का बर्तन केवल सिंपल सा ही है, ठीक है, बुरा या काला कलर जैसा भी है, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन के सबसे ऊपर लाल कलर हो गया, और लाल कलर होने के बाद उस पर किस कलर की चित्रकारी हो गई, ब्लैक कलर की डिजाइन या चित्रकारी, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और कालीबंगा के मिट्टी के बर्तन बड़े खूबसूरत थे, इसलिए ये मिट्टी के बर्तन थे मेसोपोटामिया के अंदर भी बिकने हैं। और यहाँ एक चीज और पढ़नी है, जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कालीबंगा में तुम्हें बालक की खोपड़ी में कितने छेद मिले थे, जैसे कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं कितनी है, कितनी है, 7। अगर मैं तुम्हें पूछूं कालीबंगा में उत्खनन की कितने स्तर है, तो उत्खनन के कितने स्तर है, 5। तो वैसे ही कालीबंगा में मिट्टी के बर्तनों का भी प्रकार बताया गया है। और कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन कितने प्रकार के मिले, तो आप यहाँ एक संख्या और तुम्हें याद रखनी है कि कालीबंगा में मिट्टी के बर्तनों की कितने टाइप मिले, कलर कॉम्बिनेशन याद रखना है, किसके ऊपर कौन सा कलर, लाल के ऊपर कौन सा कलर, ब्लैक। यानी कालीबंगा के मिट्टी के बर्तन कैसे, रेड और ब्लैक नहीं, रेड प्लस ब्लैक, दोनों कलर अलग अलग मिट्टी के बर्तन के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों कलर एक ही मिट्टी के बर्तन के ऊपर देखने के मिलेंगे। और लाल के ऊपर कौन सा कलर दोगे, ठीक है, तो लिखो, देखे लिखो रंगमहल, लिखो खोजकर्ता प्रोफेसर हन्नारिड, खोजकर्ता प्रोफेसर हन्नारिड, खोजकर्ता प्रोफेसर हन्नारिड, प्रोफेसर हन्नारिड। नेक्स्ट लिखो, लिखो रंगमहल में, लिखो रंगमहल में, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को रंगा जाता था, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को रंगा जाता था, मृत भांडों को रंगा जाता था। इसलिए इसलिए इस स्थल का नामकरण, इसलिए इस स्थल का नामकरण रंगमहल किया गया, इसलिए इस स्थल का नामकरण रंगमहल किया गया, इसलिए इस स्थल का नामकरण रंगमहल किया गया, रंगमहल किया गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो रंगमहल में, नेक्स्ट लिखो रंगमहल में कालीबंगा के, रंगमहल में कालीबंगा के, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को लाल कलर से रंगने के बाद, रंगमहल में कालीबंगा के मृत भांडों को लाल कलर से रंगने के बाद, लाल कलर से रंगने के बाद उस पर काले कलर की, लाल कलर से रंगने के बाद उस पर काले कलर की, उस पर काले कलर की चित्रकारी की जाती थी, उस पर काले कलर की चित्रकारी की जाती थी, उस पर काले कलर की चित्रकारी की जाती थी, काले कलर की चित्रकारी की जाती थी। लिखा आप लोगों ने यहां तक, ठीक है। और एक जगह जो है वो कालीबंगा का लिखो, सौंथी बीकानेर, लिखो सौंथी बीकानेर, सौंथी बीकानेर, सौंथी बीकानेर।
ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो जाता है कि सोती किस सभ्यता का केंद्र है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए कि भाई किस सभ्यता का केंद्र है, कालीबंगा। इसके अलावा सोती में खास क्या वो देखो कि इसका खोजकर्ता वही है जिसने कालीबंगा को खोजा, और आदमी का नाम क्या बताओगे, अमलानंद घोष। अब यहाँ पे काम की चीज क्या वो देखो, सोती स्थल थोड़ा खास है, क्यों, क्योंकि ये वो केंद्र या वो स्थल है, ये वो केंद्र या वो स्थल है जिसे इतिहास में क्या लिखा जाता है। तो आप बताओगे कि इस केंद्र को इतिहास में क्या कहा जाता है, कालीबंगा फर्स्ट या कालीबंगा प्रथम। तो निम्न में से कौन सा केंद्र कालीबंगा फर्स्ट कहलाता है, तो किसका गोला बढ़ना है। अब इस स्थान को कालीबंगा फर्स्ट क्यों कहा गया, आज तो कालीबंगा के साथ रखते हैं किसको, नहीं, इतिहास वाले कहते हैं कि हमें बहुत सारे साक्ष्य सोती से मिले हैं कि जब इतिहास में किसका अस्तित्व ही नहीं था, उससे पहले किसकी लाइफ शुरू हो चुकी थी, और इसलिए कहा जाता है कि कालीबंगा से पहले कालीबंगा जैसी विशेषताएं कहां देखने को मिल जाती है, सोती में। इसलिए इस स्थान को क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम। ये कभी कभी पेपर में आता है, तो दो बातें लिख दो इसकी। देखो, खोजकर्ता अमलानंद घोष, खोजकर्ता अमलानंद घोष, खोजकर्ता अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस स्थल को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, इस स्थल को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, इस स्थल को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, इस स्थल को कालीबंगा प्रथम कहते हैं। लिखा आप लोगों ने, तो कौन सी सभ्यता क्लियर हो जाती है हमारी, कालीबंगा। और एक लाइन वाला लिख देना, वो मिट्टी के बर्तन 6 प्रकार के मिले थे, नहीं लिखा था शायद, है ना, ये लिख दो, कालीबंगा में मृद भांडों के 6 प्रकार मिले हैं, कालीबंगा में मृद भांडों के 6 प्रकार मिले हैं, कालीबंगा में मृद भांडों के कितने प्रकार मिले हैं, 6। कालीबंगा में मृद भांडों के 6 प्रकार मिले हैं, 6 प्रकार मिले हैं। नेक्स्ट हेडिंग ला लो, आहार सभ्यता। तुम्हारे सिलेबस में जो सेकंड सभ्यता है वो कौन सी है, आहार है बना। हेडिंग डालो, आहार सभ्यता, आहार सभ्यता, आहार सभ्यता। ठीक है, अब आहार के बारे में क्या क्या है, जैसा अपन ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा ना, अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, आहार के बारे में। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि कालीबंगा कौन से जिले में है, अरे हनुमानगढ़ में, वैसे आहार कहाँ है, तो देखो जैसे कालीबंगा कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी किनारे, तो वैसा सिंपल याद रखना है, कौन सी नदी किनारे है, आयर नदी किनारे। तो आयर नदी किनारे उदयपुर के अंदर कौन सी सभ्यता है, आहार सभ्यता। अब देखो क्या है यहाँ से खास बातें क्या, वो देखो कि आहार सभ्यता के बारे में पढ़ना क्या, पहला काम तो ये कि एक तो हमें इस सभ्यता का क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कालक्रम पता होना चाहिए, ठीक है, यानी हमारे आज से कितनी पुरानी है। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि भाई कालीबंगा हमारे आज से कितनी पुरानी है, 2300 ईसा पूर्व, तो वैसे ही आप बताओगे कि ये हमारे आज से कितनी पुरानी है, तो तुम लोग बताओगे कि ये हमारे आज से कितनी पुरानी है, 2000 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यता है, कौन सी, आहार। अब कालीबंगा का समय भी तुम्हारे दिमाग में है, आहार का समय भी मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया। अब तुम्हें इन दोनों में ज्यादा पुरानी कौन सी लग रही है, ज्यादा पुरानी कौन सी लग रही है, कालीबंगा की, वो 2300 ईसा पूर्व प्राचीन, और ये कितनी है, 2000 ईसा पूर्व प्राचीन। लेकिन यहाँ पे अब है क्या वो देखो, ठीक है। अब तो क्या है कि पता आज कैसा दिन है, आज सोमवार नहीं, पता आज अपन क्या कर रहे हैं, आहार सभ्यता। हम लोग आहार के अंदर ही बैठकर आज क्या पढ़ रहे हैं, आहार सभ्यता। आज हम बैठे ना, ये आहार सभ्यता ही है, ये क्या है, आहार सभ्यता। कभी यहाँ पे भी आसपास खुद ही होना चालू हो जाए, जमीन के साक्ष्य मिलना क्या हो जाएंगे, फिर अपन आहार के अंदर ही बैठकर आज क्या पढ़ रहे हैं, आहार सभ्यता। आहार का म्यूजियम पास में बना हुआ, आहार का म्यूजियम क्या है, पास में क्षेत्रों के वहां पे बना हुआ, गए कि नहीं गए कभी देखने, है अंदर जाना, अपना रॉयल का कार्ड दिखाना, 20 रुपए लगता है शायद, 15 रुपए कम पैसे लेते हैं विद्यार्थी, 10 रुपए लेते हैं शायद, ठीक है, अंदर घूम के आना कि उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये सभ्यता हमारे आज से कितनी पुरानी है, 2000 ईसा पूर्व प्राचीन। लेकिन जो यहाँ पे दीवार बनी है संग्रहालय की, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा 4000 साल पुरानी, क्या लिखा है, उन लोगों ने भी सही लिखा, लेकिन 4000 साल पुरानी है ईस्वी से, कब से पुरानी है, और हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं
ईसा, तो ईसा पूर्व में तो केवल कितनी प्राचीन है? 2000। अगर मैं ईस्वी से अगर कालीबंगा को लिखूं तो वो तो 4300 साल पुरानी हो जाती है, और ये 4000 साल पुरानी हो जाती है। अपन डायरेक्ट किसके अंदर लिख रहे हैं? ईसापुर के अंदर। इसके अलावा इस आहार सभ्यता के बारे में ऐसा कि एक इतिहासकार ऐसा है, और आदमी का नाम क्या है? गोपीनाथ शर्मा, और ये कहता है कि मेरी नजर में आहार सभ्यता जो है वो कितनी पुरानी। तो इस आदमी ने आहार सभ्यता जो है वो हमारे आज से कितनी पुरानी मानी है? 1900 से 1200 ईसा पूर्व। और ये एग्जाम में पूछते हैं कि गोपीनाथ शर्मा ने आहार सभ्यता का कालक्रम क्या बताया, तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व। अब आहार के बारे में पढ़ना क्या क्या वो देखो। तो पहला काम तो हमारा ये है कि एक इतिहासकार ऐसा है जिसने आहार सभ्यता की क्या की है। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है? कौन है? अमलानंद घोष है। तो वैसे ही 1953 के अंदर, वैसे ही 1953 के अंदर इस सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप बताओगे कि इस सभ्यता का खोजकर्ता जो है वो कौन सा आदमी है? तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? अक्षय कीर्ति व्यास। और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 के अंदर जो है वो किसकी खोज की है? आहार सभ्यता की क्या की है? खोज की है। अब इस आदमी ने आहार सभ्यता की खोज तो कर ली है, लेकिन साक्ष्य तो जमीन के नीचे दफन है। तो इस स्थल का अब क्या होगा? इस स्थल का क्या होगा? उत्खनन। अब यहाँ पे लफड़ा ये है कि इस स्थल के उत्खनन एक नहीं, इस स्थल के उत्खनन जो है वो कितनी बार हुए हैं? कितनी बार हुए हैं? 2 बार हुए हैं। ठीक है। अब पहली बार जिस आदमी ने उत्खनन किया तो उसको जमीन के नीचे से कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिला, तो उसने बहुत जल्दी काम क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इस स्थल का पहला उत्खनन जो है वो 1956 के अंदर किस आदमी ने? तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना है? आरसी अग्रवाल। ठीक है। और इसके अलावा इसका सेकंड उत्खनन, क्योंकि अग्रवाल ने जब काम किया तो साक्ष्य मिला नहीं, बहुत जल्दी अपना काम क्या कर दिया? उसने बंद कर दिया। अब इसका सेकंड उत्खनन जो है, और सेकंड उत्खनन ही जो है इसका क्या कहलाएगा? इसका क्या कहलाएगा? मूल उत्खनन। और इसका सेकंड उत्खनन या मूल उत्खनन जो है वो कब से प्रारंभ होता है? 1962। और 1962 के अंदर किस इतिहासकार ने? तो एक इतिहासकार का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? HD साकलिया। एस से होता हसमुख, डी से होता धीरज। आदमी का पूरा नाम क्या हो गया? हसमुख धीरज साकलिया। और एग्जाम में क्लियर लिख के देगा कि इस आहार सभ्यता का मूल उत्खनन करता कौन है? तो कौन है? SD साकलिया। या प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि इस आहार सभ्यता का सबसे ज्यादा उत्खनन किसने किया था? तो भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा? HD साकलिया। और इसके अलावा यहाँ एक चीज हमें और पढ़नी है कि इस स्थल का सर्वाधिक उत्खनन जो है, इस स्थल का सर्वाधिक उत्खनन जो है वो SD साकलिया ने किया। और इस स्थल के उत्खनन में किस विश्वविद्यालय का योगदान रहा है? तो आप बताओगे कौन सी यूनिवर्सिटी का योगदान रहा है? मेलबोर्न विश्वविद्यालय। समझ पा रहे हो? मेलबोर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर की टीम कहाँ आती है? आहड़। और आहड़ के किसमें योगदान करती है? उत्खनन। तो इस आहड़ के उत्खनन में किस विश्वविद्यालय का योगदान रहा है? मेलबोर्न विश्वविद्यालय। नहीं, आहड़ का लोकेशन जो है वो कहाँ है? कौन सी नदी किनारे? आयर नदी किनारे। हमारे आज से कितनी पुरानी है? 2000। लेकिन गोपीनाथ ने कितनी बताई है? 1900 से 1200 ईसा पूर्व। खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कब? 1953। इसका पहला उत्खनन 1956 में कौन करता है? और इसका सेकंड उत्खनन ही क्या है? मूल उत्खनन या सर्वाधिक उत्खनन 1962 में किसने शुरू किया? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? SD साकले। तो ये तो लिखो, फिर कुछ बड़ी बातें ढूंढते हैं यहां से। लिखो उदयपुर आयर नदी किनारे। आर सभ्यता लिखो उदयपुर आयर नदी किनारे। उदयपुर आयर नदी किनारे। उदयपुर आयर नदी किनारे। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालक्रम। लिखो 2000 ईसा पूर्व प्राचीन। 2000 ईसा पूर्व प्राचीन। 2000 ईसा पूर्व प्राचीन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। ये इतिहासकार है ना, लिखो, लिखो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन। 1900 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन। 1900 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन।
1900 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन। नेक्स्ट लिखो, लिखो खोजकर्ता, लिखो खोजकर्ता 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। खोजकर्ता 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट लिखो, देखो प्रथम उत्खनन, प्रथम उत्खनन, प्रथम उत्खनन देखो 1956 आरसी अग्रवाल। प्रथम उत्खनन 1956 आरसी अग्रवाल। प्रथम उत्खनन 1956 आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट लिखो, लिखो द्वितीय उत्खनन या मूल उत्खनन। इसका पूरा लिखना, पूरा समय लिख दो इसका। वैसे लिखो द्वितीय उत्खनन या मूल उत्खनन 1961 से 1972, यूं लिखो इसका पूरा। लिखो द्वितीय उत्खनन या मूल उत्खनन 1961 से 1972, HD सांखलिया। द्वितीय उत्खनन या मूल उत्खनन 1961 से 1972, HD सांखलिया। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा काम भी किसने किया था? HD सांखलिया ने इसका उत्खनन किया है। नेक्स्ट लिखो, देखो इस स्थल के उत्खनन में, इस स्थल के उत्खनन में, इस स्थल के उत्खनन में मेलबोर्न विश्वविद्यालय का योगदान भी था। इस स्थल के उत्खनन में मेलबोर्न विश्वविद्यालय का योगदान भी था। मेलबोर्न विश्वविद्यालय का योगदान भी था। मेलबोर्न विश्वविद्यालय का योगदान भी था। ऑस्ट्रेलिया में, कहां ये? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबोर्न विश्वविद्यालय का योगदान भी था। लिखा आप सब लोगों ने यहां तक? अभी बढ़े यहां से आगे हम, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अब हमें आहार सभ्यता के बारे में पढ़ना क्या क्या वो देखो। तो पहला काम यह है कि जैसा अपन ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा ना, वैसा हमें किसके बारे में पढ़ना है? आहार के बारे में। अब आहार के बारे में खास क्या वो देखो कि ये वो सभ्यता है जो हमारे लिए कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण। अब कालीबंगा और आहार में सबसे बड़ा अंतर यही हो गया। कालीबंगा क्या थी? नगरीय या शहरी सभ्यता, और आहार कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। अब करना कुछ भी नहीं, आहार सभ्यता को भी याद रखने का एक छोटा सा तरीका है कि जो जो बातें आज के अकॉर्डिंग एक गांव में अप्लाई होती है, कहां अप्लाई होती है? वो सारी बातें कहां अप्लाई कर लो? आहार में। पूरी सभ्यता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि आहार में परिवार एकल होंगे कि संयुक्त होंगे? भाई गांव वाले है ना, तो कैसे होंगे? संयुक्त। जैसे परिवार की सत्ता पितृ सत्तात्मक के मातृ सत्तात्मक? पितृ सत्तात्मक। कहाँ के लोग हैं? गांव के। जैसे मैं तुम्हें पूछूं आहार में सड़कें होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। कहाँ के लोग हैं? गांव के लोग हैं। जल निकासी की नालियां होगी कि नहीं होगी? जल निकासी के लिए किसी प्रकार की नालियों के प्रमाण नहीं मिले। जैसे दरवाजे सिंगल पल्ले वाले, डबल पल्ले वाले दरवाजे हमें कैसे मिलेंगे? डबल पल्ले वाले। जैसे आहार के लोगों ने मकान बनाया, ठीक है, तो छत के लिए क्या प्रोग्राम होगा? मतलब छत किसकी बनाएंगे? घास फूस, बांस के डंडे या केलू की क्या बना देंगे? छत। यानी जैसा अपन सिंपल सा गांवों के अंदर जैसे आहार में किचन में बर्तन मिले होंगे, तो बर्तन हत्थे वाले होंगे कि बिना हत्थे वाले होंगे? कैसे होंगे? बिना हत्थे वाले। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि आहार के लोग प्रमुख व्यवसाय क्या करेंगे? गांव वाले हैं तो क्या करेंगे? खेती और पशुपालन। क्या करेंगे? खेती और पशुपालन। और खेती में क्या करेंगे? हाँ, ज्वार तो उगा देंगे, ठीक है भाई, अनाज उगाएंगे। अभी तुम लोग केवल क्या उगाओ? अनाज उगाओ, ठीक है। अब खेती करें, खेती में अनाज उगाएंगे, और घरों में अनाज रखने के लिए क्या होंगे? भाई गांव वाले। भाई शहर में तो क्या करते हैं? पीपेन, वो लोहे की कोठिया लाके उसमें गेहूं पटक देते हैं। पुराने गांव में तो क्या होता है? ऐसे एक मिट्टी की दीवार बनी होती है, उसके पीछे स्पेस होता है जिसको अपन कोठा या ऐसा जनरली बोलते हैं। उस पर एक छोटी सी फाटक लगी होती है शायद, ठीक है। उसी के अंदर अपन क्या भरते हैं? गेहूं वगैरह, ठीक है। और बचपन में अपन ही घुस के निकालते थे उसमें से, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं मौजूद कहाँ? आहार में। कहाँ मौजूद है? आहार में। अब यहां से काम की बात क्या है वो देखो कि ये तो हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन अब इस आहार सभ्यता के, अब इस आहार सभ्यता के कुछ जो हैं वो क्या हैं?
उपनाम है। भी जो आज लोग नए जुड़े हैं ना, तो उनको मानना है कि आर्य सभ्यता से तुम्हारा सिलेबस शुरू है, ठीक है। अब इस आर्य सभ्यता के कुछ क्या है, उपनाम है। जैसे तुम लोग कालीबंगा के कुछ उपनाम जानते हो क्या? कालीबंगा को किन किन नामों से और पुकारते हैं? हाँ बराबर है ना। अपने को अपना थोड़ा सा यूं भटकने की कोशिश कर रहे हो, भटकना थोड़ी ना, नौकरी लगनी है। क्या लगनी है? नौकरी लगनी है। अपना फोकस इस टीवी पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? टीवी पे होना चाहिए, ठीक है। इस कालीबंगा को एक तो हमने कहा था बहुधान्य कटक, क्या कहा था? और एक हमने क्या कहा है? दीनहीन बस्ती। तो वैसे ही कुछ उपनाम किसके भी हैं? आहड़ के। अब इस आहड़ का एक उपनाम जो है वो क्या है? इस आहड़ का एक उपनाम जो है वो क्या है? ताम्रवती नगरी। इसके अलावा आहड़ वो सभ्यता भी है जिसका सबसे स्पेशल नाम जो है वो क्या है? क्या है? बनास संस्कृति। ये लाइन एग्जाम में ढेरों बार पूछेगी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में मूल में दो सभ्यता ही, या तो कालीबंगा या आहड़। तो एग्जाम में पूछेगा कि बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है। अब बनास संस्कृति आहड़ को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सभ्यता है, ये वो सभ्यता है जो कौन सी नदी घाटी में पैदा हुई है, लेकिन कालांतर में सिमटती सिमटती आयर नदी तक आके ही रुक जाती है। लेकिन इसका उद्भव जो है वो किस नदी से? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति। इसके अलावा ये वो सभ्यता भी है, ये वो सभ्यता भी है जिसे क्या भी कहा जाता है? आगाट घाट, या क्या भी कहोगे? आगाटपुर। और इसका ऐसा नाम कब आया था? तो अब इसका ऐसा नाम जो है वो कब आया था? तो ऐसा नाम जो है वो कब आया था? 10वीं शताब्दी में। अब तुम्हें ये भी आइडिया होना चाहिए कि सारा 10वीं शताब्दी यानी क्या बीमारी होती है। शताब्दी का मीनिंग समझते हो तुम लोग? क्या होता है? 100 साल। 100 साल की अवधि जो है वो क्या कहलाती है? 10वीं शताब्दी। अब 10वीं शताब्दी का समय कब से कब तक के 100 साल? 10 है ना, तो 9 से काउंट करना। 10 है तो कहां से काउंट करोगे? 9 से। 901 से लगाकर 901 से लगाकर 1000 ईस्वी तक का समय क्या हो गया? 10वीं शताब्दी। जैसे अगर मैं पूछूं 12वीं शताब्दी का समय, 1101 से लगाकर आगे 1200 ईस्वी तक का समय। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भाई 14वीं शताब्दी का समय, 1301 से लगा के 1400 ईस्वी का समय। जैसे 16वीं शताब्दी का समय, 1501 से लगाकर 1600 ईस्वी तक का समय। जैसे अगर मैं पूछूं 18वीं शताब्दी का समय, 1701 से लगाकर 1800 ईस्वी तक का समय। अभी चल रहा है 2024, निपटने वाला कल परसों 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 2024 जो है ये कौन सी शताब्दी में आ रहा है? 21वीं, यानी 21वीं शताब्दी का समय कब से कब तक? 21 है तो 20 से काउंट करो। 2001 से लगाकर 2100 ईस्वी तक का समय किसमें आएगा? 21वीं शताब्दी में आएगा, ठीक है। तो वैसे ही आगाट घाट या आगाटपुर इस सभ्यता का नाम कब आया था? 10वीं शताब्दी में। और इसके अलावा ये आहड़ वो सभ्यता भी है जिसका एक क्या भी है? स्थानीय नाम। और इस आहड़ सभ्यता का कौन सा स्थानीय नाम है? तो आप बताओगे कि आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट नगरी। ये धूलकोट नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता पहचानी जाती है? आहड़ सभ्यता। अब धूलकोट के भी मीनिंग अलग अलग है। धूल यानी तो क्या हो गया? क्या हो जाता है? मिट्टी। तो कितने इतिहासकार कोट यानी क्या होता है? क्या होता है? दीवार। या कितने इतिहासकार इसका मीनिंग किससे जोड़ देते हैं? तो कोई मिट्टी की दीवार या मिट्टी का टीला, ऐसा हमारी किस सभ्यता का नाम निकलता है? तो सभ्यता तुम्हारे लिए कौन सी है? आहड़। और ये जो इतने सारे नाम लिखे हैं, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, आगाट घाट, धूलकोट नगरी, इन नामों में भी इसका सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? तो आप बताओगे कि इन नामों में भी इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नाम जो है वो कौन सा रह चुका है? ताम्रवती नगरी। और यहां से एक चीज और आइडिया लग जाती है कि इस सभ्यता को हम कहते हैं ताम्रवती नगरी। क्या कहते हैं? जैसे कालीबंगा के लोगों ने किस धातु का यूज किया है? कहां से का यूज किया है? तो ऐसी आहड़ वाले किसका यूज कर रहे हैं? तांबे का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखो, देख लिखो, आहड़ सभ्यता के उपनाम। आहड़ सभ्यता के उपनाम। आहड़ सभ्यता के उपनाम लिखो। एक तो ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। एक लिखो बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी। एक लिखो बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। एक लिखो आगाट घाट या आगाटपुर, आगाट घाट या आगाटपुर। और इसका ऐसा नाम कब आया था? 10वीं शताब्दी में।
आगाट घाट या आगाटपुर। एक लिखो स्थानीय नाम धूलकोट नगरी। स्थानीय नाम धूलकोट नगरी। स्थानीय नाम धूलकोट नगरी। और धूलकोट का मीनिंग क्या होता है? हाँ, कि मिट्टी का टीला या मिट्टी की दीवार। और इन 4 नामों में सबसे पुराना नाम कौन सा है? तो ताम्रवती नगरी सबसे प्राचीन नाम है इसका ना। और स्थानीय नाम पूछे तो क्या है? धूलकोट नगरी। लिख दिया आप लोगों ने? बड़े यहां से आगे अभी। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि इस सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। अब ग्रामीण सभ्यता है, इसलिए इन लोगों का पहला मुख्य व्यवसाय क्या होगा? कृषि। और सेकंड पूछे तो कौन सा होगा? तो सेकंड कौन सा होगा? पशुपालन। इसके अलावा ये क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो खेती में किन किन की प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं, ज्वार और किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल के प्रमाण। तो गेहूं, ज्वार और चावल की खेती के प्रमाण जो है तुम्हें कहां से देखने को मिल रहा है? आर से देखने को मिल रहा है। अब यहां से आगे क्या है कि तुम्हें चावल का साक्ष्य कालीबंगा से मिला कि नहीं मिला? मिला है। साक्ष्य तो मिला है, लेकिन वहां खेती करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ तुम्हें खेती करने का क्या मिल जाएगा? साक्ष्य। और कहते हैं कि यहाँ से जो किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के। वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी क्वालिटी वाले थे और अच्छे किस्म के चावल के प्रमाण जो है वो कहां से मिले हैं? आर से। इसके अलावा इन लोगों ने क्या उगाया? अनाज। तो घरों में अनाज रखने के स्थान जो होंगे वो किसके बने होंगे? भाई एक मिट्टी की क्या बनी होती है? दीवार, जिसके पीछे जो स्पेस होता है उसके अंदर ये अनाज रखता है, जैसा अपन जनरली पुराने गांवों में घरों में देखते हैं। और उस मिट्टी की दीवार के पीछे जो जगह है उस क्षेत्र को ये लोग अपने घरों में किस नाम से पुकारते थे? अन्न कोठार, या इसको तुम लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो? धान्य कोठार। या कहीं कहीं इसकी जगह कौन से वर्ड का भी यूज किया जाता है? तो कौन से वर्ड का भी यूज किया जाता है? गोरे कोट। तो गोरे कोट ये वर्ड जो है वो किस सभ्यता के लिए यूज किया जा रहा है? आहार के लिए। और गोरे कोट क्या है? तो आहार के घरों में अनाज रखने के स्थान जो है वो क्या कहला रहे हैं? गोरे कोट कहला रहे। इनको आप चाहो तो धान्य कोठार या क्या भी कह सकते हो? अन्न कोठार भी कह सकते हो। तो पहले कुछ लिखना शुरू करो। देखें, देखो आहार सभ्यता। देखो आहार सभ्यता मूल रूप से, आहार सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। आहार सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। आहार सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता, मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता। इसलिए प्रमुख व्यवसाय, इसलिए प्रमुख व्यवसाय कृषि व पशुपालन होगा। इसलिए प्रमुख व्यवसाय कृषि व पशुपालन होगा। इसलिए प्रमुख व्यवसाय कृषि व पशुपालन होगा। कृषि व पशुपालन होगा। कृषि व पशुपालन होगा। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां, लिखो यहां गेहूं, ज्वार। देखो यहां गेहूं, ज्वार व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहां गेहूं, ज्वार व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहां गेहूं, ज्वार व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। गेहूं, ज्वार व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां से प्राप्त चावल। देखो यहां से प्राप्त चावल, यहां से प्राप्त चावल अच्छी किस्म के थे। यहां से प्राप्त चावल अच्छी किस्म के थे। अच्छी किस्म के थे। नेक्स्ट लिखो, देखो घरों में, देखो घरों में, घरों में अन्न रखने के स्थानों को, घरों में अन्न रखने के स्थानों को, घरों में अन्न रखने के स्थानों को, घरों में अन्न रखने के स्थानों को धान्य कोठार। घरों में अन्न रखने के स्थानों को धान्य कोठार।
या अन्न कोठार कहा गया है। घरों में अन्न रखने के स्थानों को धान्य कोठार या अन्न कोठार कहा गया है। धान्य कोठार या अन्न कोठार कहा गया है जो मिट्टी के बने थे। धान्य कोठार या अन्न कोठार कहा गया है जो मिट्टी के बने थे, जो मिट्टी के बने थे, जो मिट्टी के बने थे। वह इन्हें गोरे कोठ भी कहा जाता है। वह इन्हें गोरे कोठ भी कहा जाता है। गोरे कोठ भी कहा जाता है। गोरे कोठ भी कहा जाता है। लिख दिया आप सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अब हमें आहार से क्या क्या ढूंढना है वो देखो कि इतिहास वाले कहते हैं कि जब हम किस स्थल का उत्खनन कर रहे हैं, आहार का, तो वो कहते हैं कि हम आहार के किसमें गए, घर में गए। तो वो कहते हैं कि हमें एक आहार के एक घर में एक साथ कितने चूल्हे बने हुए दिखे, 6 चूल्हे। तो इतिहास वाले कह रहे हैं हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि आहार के घर में हमें एक साथ कितने चूल्हे बने हुए दिखे, 6 चूल्हे। और इतिहास वाले कह रहे हैं कि हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, कि इतिहास वाले दिमाग लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे शायद इस सभ्यता में क्या रहा हो, संयुक्त परिवार प्रथा रही हो। ठीक है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब ये सभ्यता कौन सी है, ग्रामीण। ये जो समाज की बातें, परिवार की बातें, ये समाजशास्त्र की बात है। कौन से सब्जेक्ट की बात है, समाज, इसको सोशियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल है, समाजशास्त्र के सिद्धांत है, उसमें क्या है कि जहां जहां ग्रामीण सभ्यता होगी, जहां जहां ग्रामीण परिवेश होगा, वहां वहां परिवार वैसे भी क्या मिलेंगे, संयुक्त ही मिलेंगे। और परिवार की सत्ता जो है, परिवार की सत्ता हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ही मिलेगी, क्या ही मिलेगी, पितृ सत्तात्मक मिलेगी। तो वो इतिहास वाला है, लेकिन वो कहते हैं हम तो संभाल के फिर ही डिक्लेयर करेंगे। तो आहार के एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले, अर्थात यहाँ पे क्या थी, संयुक्त परिवार। इसके अलावा ये ग्रामीण सभ्यता है, इसलिए इस सभ्यता का समाज क्या रहा होगा, पितृ सत्ता, मतलब किसका महत्व ज्यादा रहा है, पिता। अब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ये आइडिया लगा है कि पिता का महत्व ज्यादा हो। ये तो हम समाजशास्त्र के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे पितृ सत्तात्मक क्या रहा होगा, परिवार रहा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या, वो देखो कि पितृ सत्तात्मक परिवार रहा, उसके बावजूद भी यहां से नारी की क्या मिल जाती है, यहां से नारी की क्या मिल जाती है, मरण मूर्तियां। मरण मूर्तियां का मीनिंग होता है मिट्टी की मूर्तियां। अब कालीबंगा में तुम्हें कोई नारी या मातृ देवी की कोई मूर्तियां मिली थी क्या, वहां पे उल्टा, यहाँ पे उल्टा। उस कालीबंगा सभ्यता का समाज जो था वो था मातृ देवी उपासक, क्या था, लेकिन फिर भी मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, पितृ सत्तात्मक में फिर भी नारी की यहाँ पे क्या मिल गई है, मरण मूर्तियां मिल गई है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहां से इनको इतिहास वालों को हड्डियों की बनी, इतिहास कहते हैं कि यहाँ पे हमें हड्डियों की बनी क्या मिली है, सलैया मिली है। तो वो दिमाग लगाते हैं। एक तो तुम भी बताओ कि तुम्हें ये आइडिया लग रहा है सलैया क्या होती है। हाँ, वो नहीं तो स्वेटर बुनने के पहले पुराने स्कूलों में, वो सरकारी स्कूलों में जनरली बेंजी लोग ही काम करती थी सर्दियों के टाइम में, ठीक है, वो स्वेटर बुनना। तो स्वेटर ना वो सलाइयों से बुनते थे। किससे बुनते थे, तो यहाँ से हड्डियों की बनी सलाइयां मिलती है। तो एक काम तो यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ पे कौन सा कार्य होता है, कौन सा कार्य होता है, कतई बुनाई का क्या होता है, कार्य होता है। और इसके अलावा कुछ इतिहासकार यूं भी आइडिया लगाते हैं सलैया कोई बड़ी आकृति की नहीं थी। तो वो कहते हैं कि इन सलाइयों का यूज जो है वो एक्चुअल में किसमें किया जाता था, श्रृंगार में। और किसके श्रृंगार में किया जाता था, आंखों के श्रृंगार में। और जनरली आंखों में क्या श्रृंगार होता है, काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं। और उसके लिए जो है इन्होंने किसका यूज किया है, सलाइयों का यूज किया है। इसके अलावा आहार में और खास क्या, वो देखो कि आहार में इतिहास वालों को केवल किसके प्रमाण मिले हैं, दफनाने के। बल्कि कालीबंगा में तो क्या थे, दोनों ही थे, जलाने के प्रमाण थे तो दफनाने के प्रमाण थे। और जलाने में अपन ने किस प्रकार का शवादान लिखा था, कलश, यानी अस्थियों के कलश को वापस दफनाया था। और बाकी वहां पे अपन ने कितनी आकृति कब्र बनाई थी, 3। सबसे ज्यादा कौन सी थी, आयताकार थी। और वो युगल शवाधान व्रताकार वाले में था। और बालक की खोपड़ी किसमें था, वो मिश्रित के अंदर था। तो यहाँ पे केवल किसके साक्ष्य हैं, दफनाने के। और यहाँ खास ये है केवल कि यहाँ शवों को किसके साथ दफनाने के प्रमाण है, आभूषणों के साथ। और जो यहाँ पे शवों को आभूषणों के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं, और आभूषण भी किसके बने थे, तांबे के बने। तो एक तो दो बातें हो जाती कि शवों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाओगे। शवों को किनके साथ दफनाओगे, तो शवों को मिट्टी के बर्तनों के साथ तो कहां दफनाया जाता है, कालीबंगा में। और वो भी किस आकृति कब्र में, आयताकार। और शवों को आभूषणों के साथ दफनाना है तुम्हें कहां, आहार में। तो आहार के एक घर में एक साथ कितने चूल्हे हैं, तो इतिहास वाले आइडिया लगाते क्या है,
इसके अलावा इस सभ्यता का समाज क्या रहा होगा? पितृसत्तात्मक, लेकिन फिर भी नारी की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। इसके अलावा यहाँ से हड्डियों की बनी क्या मिली है? सलैया। तो इतिहास वाले कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा कार्य होता है, या कुछ आइडिया लगाते हैं कि किसके लिए यूज किया जाता है? आंखों के श्रृंगार के लिए, या शवों को किसके साथ दफनाने के साक्ष्य है? आभूषणों के साथ। इसके अलावा यहाँ लकड़ी के बने क्या मिले हैं? ठप्पे। यहाँ लकड़ी के बने क्या मिले हैं? ठप्पे। ठप्पे का मीनिंग समझ रहे हो? हाँ, छपाई से संबंधित, जैसा अपन कभी मेले वगैरह में नहीं जाते, ऐसा यूं छापते रहते हैं हाथ वगैरह को, ऐसा। तो यहाँ पे जो है लकड़ी के बने क्या मिले हैं? ठप्पे मिले हैं। तो इतिहास वाले ये भी आइडिया लगाते हैं कि शायद आहार के क्षेत्र में कौन सा कार्य भी होता था? तो कौन सा कार्य भी होता है? रंगाई छपाई का कार्य। तो ये कतई बुनाई और रंगाई छपाई के प्रमाण जो है वो तुम्हें किस सभ्यता में देखने को मिलेंगे? आहार में। तो ये तो लिखो, फिर कुछ बड़ी बातें वो निकालता है। देखो, आहार के एक घर में लिखो, आहार के एक घर में एक साथ, आहार के एक घर में एक साथ, आहार के एक घर में एक साथ 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। आहार के एक घर में एक साथ 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात यहां संयुक्त परिवार प्रथा थी। अर्थात यहां संयुक्त परिवार प्रथा थी। अर्थात यहां संयुक्त परिवार प्रथा थी। संयुक्त परिवार प्रथा थी। नेक्स्ट लिखो इस सभ्यता का समाज, लिखो इस सभ्यता का समाज, इस सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था। देखो, इस सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक रहा होगा, यूं लिखो, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं जिससे अपने को आइडिया लगता है, ये अपन केवल समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग आइडिया लगा रहे हैं। लिखो, इस सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक रहा होगा, पितृसत्तात्मक रहा होगा, लेकिन यहां से नारी की, लेकिन यहां से नारी की मरण मूर्तियां मिली है। लेकिन यहां से नारी की मरण मूर्तियां मिली है। लेकिन यहां से नारी की मरण मूर्तियां मिली है। लेकिन यहां से नारी की मरण मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट लिखो, देखो यह हड्डियों की बनी, यहां हड्डियों की बनी सलाइयां मिली है। देखो, यहां हड्डियों की बनी सलाइयां मिली है। हड्डियों की बनी सलाइयां मिली है। अर्थात यहां हड्डियों की बनी सलाइयां मिली है। अर्थात यहां कतई बुनाई का कार्य होता था। अर्थात यहां कतई बुनाई का कार्य होता था। कतई बुनाई का कार्य होता था। कतई बुनाई का कार्य होता था। नेक्स्ट लिखो, लिखो कुछ इतिहासकारों के अनुसार, नेक्स्ट लिखो, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन सलाइयों का उपयोग, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन सलाइयों का उपयोग आंखों के श्रृंगार के लिए किया जाता था। 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 नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां शवों को देखो, यहां शवों को आभूषणों के साथ, यहां शवों को आभूषणों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां शवों को आभूषणों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां शवों को आभूषणों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। शवों को आभूषणों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां लकड़ी के, देखो यहां लकड़ी के बने ठप्पे मिले हैं।
यहां लकड़ी के बने ठप्पे मिले हैं, लकड़ी के बने ठप्पे मिले हैं, अर्थात यहां रंगाई छपाई का कार्य होता था, अर्थात यहां रंगाई छपाई का कार्य होता था, अर्थात यहां रंगाई छपाई का कार्य होता था, रंगाई छपाई का कार्य होता था, रंगाई छपाई का कार्य होता था। लिखा आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि आहार में और कौन कौन सी काम की बात है हमारी है वो देखो कि आहार से इतिहास वाले यूं कहते हैं कि हमें आहार से उत्खनन के क्या मिले हैं। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कालीबंगा में कितने थे, 5, तो वैसे ही बताओगे कि आहार में उत्खनन के कितने स्तर है। संख्या तुम्हें याद रखनी है कि आहार में उत्खनन के कितने स्तर है, 8। इसके अलावा इतिहास वाले ये भी कहते हैं कि इस आहार के क्षेत्र में, कौन बोल रहा है यार, हाँ हाँ कौन, क्यों बोलना है यार, अभी ब्रेक होगा ना, वो बोलने के लिए होता तुम्हारे, तब बोल लेना, अभी तो हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो हाँ, इधर देखो तुम टीवी के ऊपर, ठीक है, कि इस आहार के क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें होने के क्या मिले हैं प्रमाण। यानी कहते हैं कि आहार का जो क्षेत्र है यहाँ लगभग 40 तांबे की क्या थी, माइंस थी। तो तुम मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 40 तांबे की माइंस अगर हो तो क्या यहाँ तुम्हें तांबा गलाने की भट्टियां मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिलेगी। तो तांबा गलाने की भट्टियां भी हमें आहार से क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके अलावा ये राजस्थान की वो सभ्यता भी थी, ये राजस्थान की वो सभ्यता भी है जहां सर्वाधिक तांबे के क्या मिले हैं, औजार, और सर्वाधिक तांबे के क्या मिले हैं, बर्तन। तो सर्वाधिक तांबे के औजार और बर्तन जो है वो राजस्थान की किस सभ्यता में मिले हैं, आहार के अंदर। और यहाँ से जो बर्तन मिलेंगे उस पर हत्था होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं वो क्या मिले हैं, बिना हत्थे वाले यहाँ से क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं। इसके अलावा आहार में और काम की बातें हमारे लिए क्या हो सकती है वो देखो कि आहार में एक किसका बना, मिट्टी का बना, एक मिट्टी का बना हमें छोटा क्या मिला, एक क्या मिला, एक जलपात्र। ये पूछते हैं, ध्यान रखना। और ये छोटा जलपात्र जो था इसके ऊपर भी क्या नहीं था, हत्था नहीं था। लेकिन ये छोटा जलपात्र जो यहाँ से मिला है वो कहां से मेल करता है, ईरान से। तो ये ईरान के बने छोटे जलपात्र मिट्टी के जिसके ऊपर हत्था नहीं था, ये भी तुम्हें राजस्थान की किस सभ्यता में मिलेगा। तो कौन सी सभ्यता है, आहार। तो आहार में एक तो बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि आहार में उत्खनन के कितने स्तर है, 8। यहाँ 40 तांबे की क्या रही है, खदानें रही है। यहाँ पे तांबा गलाने की भी क्या है, भट्टियां हैं। यहाँ सर्वाधिक तांबे के औजार और बर्तन, और यहाँ से जो बर्तन मिले वो बिना हत्थे वाले। इसके अलावा जो यहाँ पे मिट्टी का जलपात्र मिला है वो कहाँ का था, ईरान का। इसके अलावा यहाँ से और खास क्या वो देखो, तो यहाँ से हमें 26 प्रकार के क्या मिले हैं, यहाँ से हमें 26 प्रकार के क्या मिले हैं, मनके को हम मोती कह सकते हैं, मनके को क्या कह सकते हैं, मोती। तो ये 26 प्रकार के मनके, ये संख्या फिर याद रखनी है। ये 26 प्रकार के मनके मिलना जो है वो हमारी किस सभ्यता की विशेषता है, तो कहाँ की विशेषता है, आहार की। तो लिखो, देखे देखो, आहार में उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं। आहार में उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं, आहार में उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं, 8 स्तर मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, आहार के क्षेत्र में, आहार के क्षेत्र में, आहार के क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें होने के प्रमाण हैं। आहार के क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें होने के प्रमाण हैं। आहार के क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें होने के प्रमाण हैं, 40 तांबे की खदानें होने के प्रमाण हैं। नेक्स्ट देखो, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक तांबे के औजार व बर्तन मिले हैं।
सर्वाधिक तांबे के औजार व बर्तन मिले हैं। सर्वाधिक तांबे के औजार व बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, देखो यहां से प्राप्त बर्तन, सर्वाधिक तांबे के औजार व बर्तन मिले हैं। यहां से प्राप्त बर्तन, यहां से प्राप्त बर्तन बिना हत्थे वाले थे। यहां से प्राप्त बर्तन बिना हत्थे वाले थे। यहां से प्राप्त बर्तन बिना हत्थे वाले थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां मिट्टी का बना, ये पेपर में आता, ध्यान रखना। लिखो यहां मिट्टी का बना बिना हत्थे का, यहां मिट्टी का बना बिना हत्थे का, यहां मिट्टी का बना बिना हत्थे का छोटा जलपात्र मिला है। यहां मिट्टी का बना बिना हत्थे का छोटा जलपात्र मिला है जो ईरान से संबंधित था। जो ईरान से संबंधित था। जो ईरान से संबंधित था। ईरान से संबंधित था। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां से 26 प्रकार के, संख्या याद रखनी है ना, लिखो यहां से 26 प्रकार के मनके मिले हैं। मनके का मीनिंग होता है मोती। यहां से 26 प्रकार के मनके मिले हैं। 26 प्रकार के मनके मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, तांबे के दीपक प्राप्त हुए हैं। 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 तांबे के दीपक प्राप्त हुए हैं, लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां से खास क्या वो देखो कि आहार में भी तुम्हें क्या बनाने हैं, घर बनाने हैं। घर तो तुमने कालीबंगा में बनाए हैं, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना, किसके बनाए थे? हाँ, कोई बात नहीं। कच्ची ईंटें कि पक्की ईंटें? कच्ची ईंटों के क्या बनाया तुम लोगों ने? मकान। यहाँ पे भी हमें वही करना है कि यहाँ पे भी हमें मकान जो है वो किसके ही बनाने हैं? कच्ची ईंटों के। लेकिन यहाँ पे खास क्या है कि मकान की जो क्या है नींव है, उन नींवों में एक विशेष क्या भरना है? पत्थर। और यहाँ के मकान की नींवों में किस पत्थर का यूज किया गया? तो आप बताओगे किस पत्थर का यूज किया गया? क्वार्ट्ज पत्थर का क्या किया गया? यूज किया गया। अब देखो यहाँ पे मकान कच्ची ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटी की दीवारें थी, लेकिन यहाँ पे मकान की क्या है? तो यहाँ मकान की छत के लिए किसका यूज करेंगे? घास फूस। या किसका यूज कर लेंगे? बांस के डंडे। या फिर जो है ये किसका यूज कर लेंगे? केलू का क्या करेंगे यूज? जैसा अपन जनरली गांवों के अंदर देखते हैं कि घास फूस या बांस या केलू की बनी क्या होती है? छत है। तो वैसा सेम टू सेम हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? आहार के अंदर। तो लिखो एक, तो देखो आहार में आहार में आहार में मकान कच्ची ईंटों के बने थे। आहार में मकान कच्ची ईंटों के बने थे। आहार में मकान कच्ची ईंटों के बने थे। कच्ची ईंटों के बने थे। कच्ची ईंटों के बने थे। और यहां मकान की नींवों में, और यहां मकान की नींवों में, और यहां मकान की नींवों में, मकान की नींवों में क्वार्ज पत्थर का प्रयोग किया गया था। और यहां मकान की नींवों में क्वार्ज पत्थर का प्रयोग किया गया था। मकान की नींवों में क्वार्ज पत्थर का प्रयोग किया गया था। क्वार्ज पत्थर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो यह मकानों, लिखो यह मकानों की छत के लिए, लिखो यह मकानों की छत के लिए घास फूस, यह मकानों की छत के लिए घास फूस, बांस के डंडे, घास फूस, बांस के डंडे व केलू का प्रयोग किया गया था। घास फूस, बांस के डंडे व केलू का प्रयोग किया गया था। घास फूस, बांस के डंडे व केलू का प्रयोग किया गया था। घास फूस, बांस के डंडे व केलू का प्रयोग किया गया था। केलू का प्रयोग किया गया था, लिखा आप लोगों ने। अब आहार में और खास क्या हो जाता है वो देखो।
कि आहड़ के अंदर इतिहास वाले कहते हैं कि हमें यहां से क्या मिले हैं। तो पहला काम तो ये है कि यहां सिक्के कितने मिले हैं, और जो 6 सिक्के हैं वो किसके बने हैं, तांबे के। और 6 सिक्कों के साथ यहाँ पे 3 जो है वो क्या भी मिलती है। तो इतिहास वाले कहते हैं कि हम मोहरों के बारे में कोई स्पष्ट आइडिया नहीं दे सकते क्योंकि उस पर कुछ लिखा हुआ है, इनको कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिला। किनके बारे में, 6 तांबे के सिक्के। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि आहड़ से जो हमें 6 तांबे के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। तो इतिहास वाले मास्टर क्या कहते हैं कि इन सिक्कों का कनेक्शन जो है वो कहां से है। हमने इनको पूछा कि भाई तुम कैसे कह रहे हो यूनान से, तो वो कहते हैं कि हमने देखा कि इस पे यूनान के किसका फोटो बना हुआ है, और इस पे यूनान के एक देवता, और यूनान के देवता कौन है, अपोलो। और अपोलो का फोटो जो है इन सिक्कों के ऊपर बना हुआ था, इसलिए हमने आइडिया लगाया है कि ये जो है सिक्के कहाँ के हैं, यूनान के। देखो क्या है कि वैसे अपोलो अपने इधर टायर कंपनी है, लेकिन अपोलो जो है उधर एक देवता। और अपन तो भारत के लोग हैं ना, तो अपने पास तो बहुत टाइम है और अपने लोग भी खूब है, तो अपन ने हर काम के लिए अलग अलग देवता बना रखा है। विदेशों में ऐसा नहीं है, उनके पास लोग भी कम है और टाइम भी कम है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक देवता बनाते हैं वो लोग। वहां का जल देवता, सूर्य देवता, खेल देवता, सारा का सारा कौन है, अपोलो। तो ये अपोलो देवता वाले सिक्के जो है तुम्हें राजस्थान की किस सभ्यता में मिलेंगे, आहड़ के अंदर, जिनकी संख्या कितनी है, 6। और ये किसके बने थे, तांबे के। और इन सिक्के पर बैक साइड मतलब सिक्के की पीछे की ओर एक व्यक्ति को हाथ में क्या लिए बताया गया था, क्या लिया बताया गया, तीर और तरकश। किसी यूनान के राजा का चित्र है, लेकिन कौन है वो उसका इंडिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन एक आदमी अपने हाथ में तीर और क्या लिए हुए खड़ा है। तो इस टाइप के सिक्के जो है तुम्हें राजस्थान की किस सभ्यता से मिल रहे हैं, आहड़, जिनकी संख्या कितनी है, 6, और किसके बने हैं, तांबे के। तो लिखो देखें, आहड़ से, देखो आहड़ से 6 तांबे के सिक्के, देखो आहड़ से 6 तांबे के सिक्के, 6 तांबे के सिक्के व 3, आहड़ से 6 तांबे के सिक्के व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 तांबे के सिक्के व 3 मोहरें प्राप्त हुई है, 6 तांबे के सिक्के व 3 मोहरें प्राप्त हुई है, 3 मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट लिखो, देखो इन सिक्कों का संबंध, देखो इन सिक्कों का संबंध यूनान से था, 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 जिस पर यूनानी देवता, इन सिक्कों का संबंध यूनान से था, जिस पर यूनानी देवता, जिस पर यूनानी देवता अपोलो के चित्र का अंकन था। इन सिक्कों का संबंध यूनान से था, जिस पर यूनानी देवता अपोलो के चित्र का अंकन था। अपोलो का फोटो बना हुआ है ना, लिखो, अपोलो के चित्र का अंकन था। बस सिक्के के एक और मतलब बैक साइड, बस सिक्के के एक और एक व्यक्ति को, सिक्के के एक और एक व्यक्ति को तीर व तरकश लिए हुए बताया गया था। सिक्के के एक और एक व्यक्ति को तीर व तरकश लिए हुए बताया गया था। सिक्के के एक और एक व्यक्ति को तीर व तरकश लिए हुए बताया गया था, तीर व तरकश लिए हुए बताया गया था, तीर व तरकश लिए हुए बताया गया था। ठीक, बाकी बात कल करते हैं।